पीटीआई छोड़ने वाले जितने भी रहनुमा थे, उन्होंने जितने बयानात दिए और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और इंटरव्यूज़ में तज़किरा किया जाता रहा, वो तब सभी तकरीबन एक सा पैटर्न था। लेकिन आज जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली अलग अलग अलकादर ट्रस्ट की भी बात की, किस तरह से जहनसाजी की जाती रही, तोशा खाना केस में क्या मामला था, अलकादर ट्रस्ट पे किस तरह से करके बंद लिफाफे में जो है वो पेश किया गया ये मामला काबीना के सामने और उनसे साइन करवाए गए, उस्मान बुज़दार साहब वाला क्या मामला था और साइफर वाला क्या मामला था। ये तमाम मामला जो हैं इन पर उन्होंने अपनी राय दी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये कि ये तो हम सिलसिला देख रहे हैं, एक ही तरह के बयानात और एक ही तरह की जो है वो वजाहत की जाती रही है, लेकिन कितने लोग अब रह गए हैं पीटीआई में, ये मेरा सवाल है। और अगला शख्स कौन होगा, किसकी बारी आने वाली है? देखिए, पहले भी मैंने अपने प्रोग्राम में आप ही के साथ बैठ के कहा था कि उनमें अब ज़्यादा लोग नहीं रह गए हैं सिवाय दो नामों के, एक अली मोहम्मद साहब हैं और दूसरे उमर अयूब साहब हैं। उमर अयूब साहब ज़रा प्रेस रिलीज़ पर दस्तखत करने के लिए हैं और वो जो है वाहद स्पोक्समैन रह गए हैं, जो प्रोमिनेंट लोगों में से हैं। बाकी के सारे तो चिड़ियों की तरह से दाना चुग के उड़ गए हैं, और उड़ के कहाँ कहाँ गए हैं ये अब तफसील मेरे ख्याल से सबके सामने है। मैं दो तीन बातें जो हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो वो हैदर अली आतिश ने कहा था कि सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। किसी मज़ीद गवाही की बाहर से ज़रूरत नहीं है, ख़ुद उनके इर्द गिर्द रैली करने वाले प्रोमिनेंट लोग उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह हैं। कोई एक नाम बता दीजिए जो रह गया हो, दो नाम मैंने बता दिए इसके अलावा। लेकिन एक क्वालिटेटिव फ़र्क है, वो ये कि ये जो अपने फ़ारूक हबीब साहब हैं, बस इनका एक बड़ा यानी लतीफ़ा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक वाक़या है। जब अदम एतमाद पास हुई थी और आखिरी दिन था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो ये ख़बर सुन के कि अदम एतमाद की तारीख पास हो गई और इनकी हुकूमत जा रही है, सुना है कि बेहोश हो गए थे। हमाद अज़हर साहब थे जी, नहीं, फ़ारूक हबीब साहब की बात कर रहा हूँ मैं, पहले फ़ारूक हबीब साहब की बात कर लेते हैं ना। दूसरी बात यह है कि अब होगा क्या। जो असल ख़राबी है वो ये है कि दो लोग और रह गए हैं, उनमें से एक हमाद अज़हर साहब हैं और दूसरे मुराद सईद साहब हैं। हमाद अज़हर साहब भी किसी न किसी दिन फड़फड़ाते हुए गिरेंगे कहीं ना कहीं। मुराद सईद साहब का मामला बहुत खौफनाक है। उनके पास अरशद शरीफ साहब का लैपटॉप भी है, उनका सेल फ़ोन भी है। अरशद शरीफ का मर्डर जो है वो इतना बड़ा स्कैंडल है आपके सामने, और इतना बड़ा यानी उकदा है जो खुल नहीं रहा है। जो शख्स पीटीआई से सबसे आखिरी दिनों तक अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था, उसका नाम मुराद सईद है। मुराद सईद साहब मफरूर हैं। मुराद सईद साहब छुपते फिर रहे हैं इसलिए कि ख़ुद उनको ख़तरा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से नहीं है। प्लीज़ लेट मी क्लैरिफाई दिस। अच्छा, फिर किससे? वो डर रहे हैं अपनी ही पार्टी ना मरवा दे उनको कहीं, इसलिए अगर वो पकड़े जाते हैं, लैपटॉप और फ़ोन आ जाता है, तो अरशद शरीफ का मर्डर खुल जाएगा ना। किस किस का प्लान था, किस किस ने बनाया था, किस किस के इल्म में था, किसने ज़बरदस्ती भेजा था। मुझे एक तो याद है, हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर जो आजकल जेल में होते हैं, उन्होंने जलसा आम में कहा था कि मैंने मजबूर किया था अरशद शरीफ को कि मुल्क छोड़ दें। आपको भी याद होना चाहिए, जलसे की तकरीर है। बिल्कुल याद है। ठीक है। उसके बाद अब वो खुद ही सवाल पूछते हैं कि वो उसको तो पता नहीं किसने मजबूर करके यहाँ मुल्क से भेजा था। इतनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है उनमें। मुराद सईद साहब अपनी पार्टी से खौफजदा हैं, छुपे फिर रहे हैं कि पार्टी मुझे यानी इस वजह से कत्ल न करा दे कि मैं अगर पकड़ा गया तो सारे राज खोल दूंगा। एक तरफ तो हम ये मंजर देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो फ़ारूक हबीब साहब हैं, उन्होंने 3-4 बातें जो हैं वो थोड़ी सी हटके की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया जहान कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम पार्टी के अंदर होते हुए बुशरा बीबी, फरा गोगी और उस्मान बुज़दार का दिफा करने से ही हमें फुर्सत नहीं मिली, इसलिए कि हमें ये पता था कि इनमें से किसी को कुछ हो गया तो खान साहब जो हैं वो क्या हशर करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा ना कि अगली दफ़ा भी बुज़दार ही आएंगे, और उन्होंने बिल्कुल ये कहा, उनका कि अगर दोबारा इक़्तिदार उन्हें मिले तो फिर भी यही करैक्टर हैं जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में होंगे। चलिए जनाब, ये हमने कह दिया। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया, हमें रियासत मदीना के चक्कर दिए जाते रहे, खुद तो शाखाना से गड़ियाँ लेते रहे, कैबिनेट के कलीग्स को पता नहीं है, अलकादर ट्रस्ट बनाया, हमें किसी को पता ही नहीं है, वो सीक्रेट लिफाफे में क्या था, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है ना पल्ले खान। तो बुखारी साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि इमरान खान की तर्ज सियासत पर जिस तरह से उन्होंने बात की, और चले उन्हें उस वक्त एतराज़ भी था या अब एतराज़ है, तो जब एतराज़ था उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? देखिए, गुजारिश ये है
कि ये हर पार्टी के वर्कर का, हर पार्टी के लीडर का डिलेमा है जो पार्टियां पर्सनैलिटी कल्ट पे बनती हैं। उन्हें ये खदशा होता है कि अगर हमने ज़बान खोली तो हमारा क्या हशर होगा। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं जो बड़े डिक्टेटर्स रहे हैं उनके ऊपर जो लिखी गई हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ भी और दूसरी भी। ये पर्सनैलिटी कल्ट का सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि आपने लीडर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कहा नहीं और आप ही के साथी वर्करों ने आपकी ऐसी तैसी की नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया ना पार्टी के जो लीडरशिप है या आपके कारकुन है इनका मामला। तो पीटीआई के जो लोग जिस तरह से करके छोड़ के जा रहे हैं तो वोटर क्या सोचेगा? ये बड़ा बहुत अहम सवाल है। देखिए, इस वक्त दो जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं ना सियासत में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके बीच ठनी हुई है। उसका हम तज़किरा भी करेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन असल इशू ये है कि अगर खान साहब जेल में रहते हैं, पार्टी तितर की हुई है, होगी क्या? तो जो वोटर है वो किधर जाएगा? पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि चूंकि पीटीआई का वोटर इज़ नवाज हेटर, लिहाजा नवाज शरीफ के खिलाफ महाज खोल दे ताकि ये वोटर जो है उसको हम अट्रैक्ट कर सकें। ये है बुनियादी लड़ाई। जिस तरह के बयानात पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से दिए जा रहे हैं, ख़ासतौर से जो सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, आज देख लीजिए जो खुर्शीद शाह साहब ने जो कुछ फरमाया है, तो ये इनको आज से 3 महीने पहले याद नहीं था। कैसे पॉसिबल है? ये बात जरदारी साहब ने भी की थी कि जो है वो हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद बनाना पसंद करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है कि जब पीटीआई के वोटर को जो पीटीआई के चेयरमैन हैं और पीटीआई की लीडरशिप है वो इस हद तक इनको चोर डाकू कहकर इंट्रोड्यूस कराती रही है, तो कैसे वो एक वोटर पीपल्स पार्टी को मैं अर्ज करूँ, मेरा ख्याल से पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि चूंकि इमरान खान साहब तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना उनकी पार्टी को बल्ले का निशान मिलेगा, लिहाजा अब रह गया वोटर। उसको हम अट्रैक्ट करने का वाहद रास्ता ये है कि हम नवाज शरीफ के साथ अपनी राहें यानी थोड़ी सी अलहदा करें और पीटीआई के वोटर को अट्रैक्ट करें। और मुझे लगता है ये कि ये कहीं और हो या ना हो, ये सिंध में और उसके अर्बन एरिया में ज़रूर होगा। अच्छा, और एक आज हम मुलाकात भी होने जा रही है जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान की, और ये कहा जा रहा है कि सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो सकती है और इंतखाबात के इत्तेहाद पे भी बात। देखिए, दो बातें मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। एक तो ये कि जो मर्जी कर लें जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया हुआ है पहले भी और अब भी करेंगे नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल होने से। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि टारगेट जो है पीपल्स पार्टी का यही रहेगा कि हमें नून लीग के वोटर ने वोट नहीं देना, हम जो पीटीआई का वोटर है उसको अट्रैक्ट करेंगे। सिंध में भी जीतेंगे और पंजाब में भी शायद कुछ सीटें निकाल लें। ठीक है बुखारी साहब, ब्रेक लेंगे, शॉर्ट ब्रेक, जिसके बाद जो है वो हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ की वापसी में क्या क्या रुकावटें आई हैं। स्टे ट्यून्ड।